नमस्कार दोस्तों, पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखे थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसके बारे में सोचा होगा और कोई ना कोई उसका आंसर ज़रूर निकाला होगा। तो चलिए देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है। एक पार्टनर फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सके, तो उसका यह इंटरेस्ट है, मेनली प्रॉफिट होता है, तो क्यों उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये प्रोविजन है तभी पार्टनर्स की कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि अगर पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन रखा है तभी पार्टनर को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड उसके बारे में साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बट क्वेश्चन वही है कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि क्यों यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्यों पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन रखा जाता है। मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, पार्टनर ए की है 1 लाख, पार्टनर बी की 1 लाख, पार्टनर सी इसकी 1 लाख। ठीक है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी इनकी इक्वल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, तीनों पार्टनर बिल्कुल बराबर है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने में भी और प्रॉफिट जो है उसको बांटने में भी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है या किसी भी पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब इनका यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इनकी इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ये 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है। ए ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, बी ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख और सी ने कंट्रीब्यूट किया 3 लाख, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 ही है, यानी कि इक्वल है। तो ए को प्रॉफिट मिल रहा है 1/3, बी को प्रॉफिट मिल रहा है 1/3, सी को प्रॉफिट मिल रहा है 1/3। अब देखो, क्या इसमें किसी को कोई नुकसान या कोई फायदा है, एक्स्ट्रा किसी को बेनिफिट मिल रहा है या किसी को कोई एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। अगर ध्यान से देखो, ए ने यहाँ पे 1 लाख लगाया, उसको प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है 1/3। सी ने यहाँ पे 3 लाख लगाया, रुपीज़ 3 लाख उसने इन्वेस्ट किया, उसको भी प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है 1/3। यानी कि ए ने 1 लाख रुपया लगा के वही प्रॉफिट अर्न किया और सी को उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 3 लाख लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सी को यहाँ पे नुकसान नजर आ रहा है और ए जो है इसको यहाँ पे जो है बेनिफिट नजर आ रहा है। बी देखो, बी ने यहाँ पे 2 लाख लगाया और उसको 1/3 प्रॉफिट मिला। ए के मुकाबले में नुकसान में है बट सी के मुकाबले में बेनिफिशियल पोजीशन में है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट मिल रहा है, किसी को यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ठीक है। एक और केस देख लो, मान लो इनकी कैपिटल जो है इक्वल है, तीनों पार्टनर जो है इन्होंने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है, पर इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी आ गई 1:2:3, तो ये बनती है 1/6, 2/6 एंड 3/6। तीनों ने यहाँ पे कैपिटल इक्वल कंट्रीब्यूट की है, जबकि प्रॉफिट जो है उसमें इनका शेयर इक्वल नहीं है। 1 लाख ए ने इन्वेस्ट किया, 1/6 इसको प्रॉफिट मिल रहा है। बी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2/6 को प्रॉफिट मिल रहा है। सी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, इसको 3/6 प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट मीन्स इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी सी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और आधा प्रॉफिट जो है वो सी के हिस्से में आ रहा है। 3/6 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है। ए को जो है वो प्रॉफिट कम मिल रहा है, सी के बराबर कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी उसको 1/6 प्रॉफिट मिल रहा है, और बी को यहाँ पे ए के मुकाबले थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा है बट सी के मुकाबले में कम है और कंट्रीब्यूशन का बराबर है। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट सी को मिल रहा है और सबसे कम बेनिफिट जो है ए को मिल रहा है।
तो बी को ए के मुकाबले में बेनिफिट ज़्यादा है बट सी के मुकाबले में कम है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे किसी पार्टनर को नुकसान, किसी को फायदा है। अब इसी फायदा नुकसान को पूरा करने के लिए पार्टनर्स की कैपिटल पे जो है इंटरेस्ट दिया जाता है कि भाई अगर यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल है, यानी कि सारे पार्टनर जो है वो इक्वल नहीं है, उस केस में किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना मिल जाए या किसी को कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ के लिए यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल पे जो है उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। और जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है उसका नुकसान कम करने की कोशिश की जाती है और जिसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कम करने की कोशिश की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जरिए, ठीक है। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब नंबर सेकंड, दूसरा मैंने पूछा था कि ड्राइंग पे, पार्टनर की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है। वो भी कैपिटल की तरह ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही है कि पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है, क्योंकि पार्टनर ने जितना भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया होगा। तो कल को अगर यहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने बिजनेस से यहाँ पे अपने प्रॉफिट का शेयर निकाल सकता है, ठीक है ना। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकाल सकता है और ज़्यादातर जितना प्रॉफिट उनका बनता है वो प्रॉफिट में से ही अपना यहाँ पे जो है ड्राइंग्स करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये पार्टनर का राइट है कि वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट का शेयर अपने बिजनेस से निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए या ड्राइंग कर सकता है, तो फिर उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाता है। तो फिर एग्जांपल देते हैं। अब मान लो यही 3 पार्टनर है, इनकी जो ड्राइंग्स हैं इसकी 10,000, इसकी 30,000, इसकी मान लो आगे 40,000। प्रॉफिट में शेयर है इनका 1:1:1, ठीक है, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। अगर इनकी ड्राइंग्स जो है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेटली नहीं है, प्रॉफिट के प्रोपोर्शन में नहीं है, किसी ने यहाँ पे एक्सेस विड्रा कर लिया है, किसी ने कम विड्रा किया है, तो उस केस में यहाँ पे भी किसी पार्टनर को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे 10,000 रुपया निकाला, इसने 30 निकाला, इसने 40 निकाला और प्रॉफिट में इनको यहाँ पे शेयर बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो जिसने ज़्यादा ड्राइंग की होगी उसका बिजनेस के अंदर क्या कैपिटल कम हो गई होगी। अब कैपिटल कम होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट उसको बराबर मिल रहा है। ए ने यहाँ पे कम विड्रा किया, इसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर ज़्यादा हो गई, तो उसके प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे जो है प्रॉफिट इसको कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में भी किसी को फायदा, किसी को नुकसान है। और वैसे भी जब कोई पार्टनर एक्सेस में अमाउंट विड्रा करता है बिजनेस से, तो बिजनेस के जो फंड्स हैं वो कम हो जाते हैं। बिजनेस के अंदर अगर फंड्स कम होंगे तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो बिजनेस की एक्टिविटी भी लिमिटेड हो जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट उसकी सेल पे पड़ेगा और सेल कम होने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम होगा तो इनको प्रॉफिट में शेयर भी कम मिलेगा। अब उस केस में नुकसान सबसे ज़्यादा उसी को होगा जिसने यहाँ पे जो है जिसकी कैपिटल जो है बिजनेस के अंदर ज़्यादा है। तो यानी कि जिसने ज़्यादा ड्राइंग की होगी तो उसको यहाँ पे नुकसान कम है, क्योंकि उसने तो पहले ही बिजनेस से एक्सेस में अमाउंट विड्रा किया है। तो इस केस में यहाँ पे किसी को नुकसान, किसी को फायदा है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेस ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए कि पार्टनर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बिजनेस से अमाउंट विड्रा ना करें अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। एक तो यहाँ पे ड्राइंग्स को डिस्करेज करने के लिए, दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो फॉर्म की इनकम होती है और वो इनकम भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इस तरीके से जिनकी ड्राइंग्स कम है तो उनको यहाँ पे जो है कुछ हद तक यहाँ पे जो है इसके जरिए कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। तो पता लगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज की जाती है, पार्टनर्स की ड्राइंग को डिस्करेज करने के लिए कि वो ज़रूर से ज़्यादा बिजनेस से अमाउंट विड्रा ना करे, उसके लिए उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ताकि जिन्होंने यहाँ पे ड्राइंग कम की है वो यहाँ पे जो है उनको कोई एक्स्ट्रा नुकसान ना हो। क्लियर है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन था कि जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो कैपिटल पे करें चाहे हम ड्राइंग्स पे करें, तो उसमें हम 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड जब भी इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उसमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट का टोटल होता है उस पर ही रेट अप्लाई करना है, बट उसमें 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। और वहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं, अब उसकी बात कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। मान लो हमारी ड्राइंग से ले लेते हैं, हमारी ड्राइंग्स हैं मतलब पार्टनर की ड्राइंग है मान लो 60,000, ठीक है।
डेट ऑफ ड्राइंग्स 30 जून 2018, ठीक है। जो इसका अकाउंटिंग ईयर है, मान लो वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 2018 और क्लोज होता है 31 मार्च 2019, ठीक है। ये इसका अकाउंटिंग ईयर है। जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो वो 12% पर एनम है, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड है कि भाई ड्राइंग्स कितनी है 60,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अब क्योंकि ड्राइंग जो है उसने 30 जून को की, पूरे साल का इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा 30 जून से लेके 31 मार्च तक। कितने मंथ बनते हैं 9 मंथ, 9 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल यही तरीका इंटरेस्ट निकालने का, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया 5400, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले देखी जाती है ड्राइंग्स कितनी है 60,000 इंटू किया जाता है कि कितने महीने का यहाँ पे इस पर इंटरेस्ट बनता है। हमने 30 जून को यहाँ पे ड्राइंग्स की, तो 31 मार्च तक नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए 9। प्रोडक्ट मेथड में यही किया जाता है, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ मंथ्स के साथ, वो आ गया 5,40,000। फिर इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है 12%, और फिर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं इस केस में 1 मंथ का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालें तो ये इंटरेस्ट हमारा सेम आ गया 5400। तो यही मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोडक्ट मेथड में हम यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट ही क्यों निकालते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, इन दोनों केसेस में यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इधर देखो 60,000 ड्राइंग्स थी हमारी, ठीक है। 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9/12 हमने पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5,40,000 इंटू 12/100। अब 9 के साथ हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं, पीछे क्या बचा है 1/12, 1/12 ही बचा ना। 9 के साथ हमने पहले मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये और ये क्या डिफरेंस है, बन गया प्रोडक्ट मेथड। तो मतलब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ड्राइंग को पहले ही नंबर ऑफ मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब पहले ही नंबर ऑफ मंथ का मल्टीप्लाई कर लिया, तो पीछे यहाँ पे लास्ट में फिर हम उसको 12 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हमने साथ ही मल्टीप्लाई नहीं किया, तो बाद में 9/12 किया। तो कहने का मतलब है इन दोनों में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करने का यहाँ पे तरीका जो है अलग है, इसलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी सेम आया है, ठीक है। लगा पता यहाँ पे 1/12 क्यों लिया है, तो ये कोई रूल नहीं है, इसको याद नहीं करना कि 1/12 ही लेना है। ये 1/12 इसलिए बना है, मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ये 1/12 आया, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका है कि वहाँ पे हमने 9/12 जितने महीने जितने भी मंथ का इंटरेस्ट है वो हमने अलग से लेना है, वहाँ पे हमने क्या किया इकट्ठा कर लिया। अब ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ तो अगर एक आधी ड्राइंग्स होगी फिर तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट डेट्स पे अलग अलग अमाउंट की यहाँ पे ड्राइंग्स की होंगी, तो हमारा इंटरेस्ट आसानी से निकल जाए या उसमें निकालने में उसको टाइम कम लगे, उसके लिए फिर हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर इस तरीके से निकालना चाहोगे तो इस केस में हमें हर ड्राइंग का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। जबकि प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इसमें यहाँ पे जो है आसानी से हम इंटरेस्ट जो है फटाफट निकाल सकते हैं। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस में नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने लास्ट सेशन में आपसे पूछा था, तो उनको हमने आज डिस्कस किया और जाना कि उनके क्या क्या आंसर्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने भी यही आंसर सोचे होंगे। तो अब देख लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई, नहीं समझ आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बाकी दोस्तों, अब बाकी जो इसके आगे के टॉपिक हैं अब अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, यानी कि कैसे उसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और वो होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।